गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। तो आज हमारा पीवाईक्यू से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हम जो हमारा रीनेट 2024 है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लाइट्स आ रही है जा रही है और लेकिन वॉइस आपको आई होप क्लियर हो, भले ही मैं थोड़ा नीचे ना दिखूं, बट वॉइस आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। बाकी हमारा जो स्क्रीन है वो आपको दिखता रहेगा, ठीक है। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमें काम तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, तो अभी भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ हमें ईमेल करिए ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके। और जो नोट्स की फीस है वो भी पिन कमेंट पर दे रखी है। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, फैमिली लॉ के, जूरिस्प्रूडेंस के और आईटी एक्ट के, इन 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, तो वो भी प्लीज हमें ईमेल जरूर करें। इन मॉक टेस्ट की फीस भी आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट करिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर हम आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट तो हर बच्चे के पास होने ही चाहिए। मेरे कहने से खरीद लो, क्योंकि आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये मॉक टेस्ट के खरीदने के लिए हमारे पास ईमेल जरूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जहां हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3205। ये क्वेश्चन कहता है दैट हु कॉइंड द इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। पीआईएल का पहला ही लेक्चर और पहली ही चीज जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, याद है आपको। तो इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने फ्रेज किया था, कॉइन किया था? जर्मी बेंथम इज द पर्सन, जूरिस्ट, जिसने ये किया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है आपने नोट कर रखा होगा अपने नोट्स के अंदर। बहुत इजी है, डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसकी आईडी है 3211। क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। ये पहले कहती है चाइल्ड इन द मदर्स होम इज अ लीगल पर्सन, ये सही है। हमने जो लीगल पर्सनालिटी वाला टॉपिक किया जूरिस्प्रूडेंस में, वहां पर ये चीज हमने डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद एक डेड पर्सन के पास राइट होता है टू रेगुलेट हिज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज विशेस व्हेन ही इज नॉट लिविंग, ये भी बात ठीक है। और ये सेम बात मैंने हमारे नोट्स में भी इंक्लूड करवाई है आपको, कि डेड पर्सन जो लीगल पर्सन होता है या नहीं होता है, वो सारी चीजें हमने इंक्लूड की है, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स आर सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज लाइक ह्यूमन बींग्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एनिमल्स के पास राइट्स और ड्यूटीज कुछ होते ही नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स के। ये बात भी हमने हमारे नोट्स में इंक्लूड की है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दैट पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं होती, क्योंकि इसको ना तो सू किया जा सकता और ना ही ये किसी को सू कर सकती है। ये बात भी ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है पॉइंट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चारों की चारों स्टेटमेंट हमने हमारे नोट्स में इंक्लूड की हुई है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट्स से। तो मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स को बहुत सीरियस लेकर पढ़ रहे हो, नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एंड अब आपको नोट्स की वैल्यू भी पता होंगी कि हम जो नोट्स आपको बनवा रहे हैं वो कितने फायदेमंद है आपके लिए। एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो प्लीज नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और एक एक वर्ड का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 3209। क्वेश्चन कहता है दैट विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 मैंडेट्स अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री। देखो भाई, ये क्वेश्चन ना मुझे आता है, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये ना तो हमारे सिलेबस में है, बस इसका नाम है कई जगह पर, बट इसका सेक्शन भी अब पूछ लिया है। तो इसका सेक्शन देखते हैं कौन सा है जो इसके बारे में बात करता है। लेट मी चेक द आंसर की। क्वेश्चन है 3209, इसका आंसर है थर्ड। तो ये आप ध्यान से लिख लेना, कहीं पर अपने आईपीआर के अंदर लिख लेना दैट, सॉरी, अपना जो इन्वायरमेंट लॉ का लेक्चर वहां लिख लेना। जो सेक्शन 6 है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, वो मैंडेटरी करता है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसको किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई करने से पहले फॉरेन कंट्री में अप्रूवल को मैंडेटरी किया गया है, उसके अप्रूवल को। तो सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है,
ठीक है, ये पॉइंट अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3219। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसका सेक्शन 2 सेक्शन 4 जिसके सेक्शन 2 में मुस्लिम विमेन्स को डिवोर्स का राइट प्रोवाइड किया गया है, उसमें कह रहा है अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ। अपोस्टेसी क्या होता है? रिनाउंस कर देना अपने रिलीजन को या कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मुस्लिम वाइफ इस्लाम को अपोस्टेसी यानी रिनाउंस कर देती है, कन्वर्ट कर लेती है, तो क्या उससे विल डिजोल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो? नहीं, उसकी मैरिज डिजोल्व नहीं होती, विल नॉट डिजोल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो। इट कुड बी अ पॉसिबल आंसर। डिजोल्व हर मैरिज एंड सी लूजेस हर क्लेम, ये तो है ही नहीं। डिजोल्व हर मैरिज एंड सी डज नॉट लूज हर क्लेम टू डावर, नहीं, ये भी नहीं है। तो सेकंड आंसर इसका, सेकंड ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ये एक्ट अभी मैंने सितंबर या अक्टूबर में पढ़ाया था ऑफलाइन में बच्चों को जो मेरे पास आते हैं, तो वहां पर मैंने सेक्शन 4 बताया था उनको कि जो सेक्शन 4 है, अगर एक मुस्लिम वुमेन है जो अगर वो अपोस्टेसी कर लेती तो उसकी मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 4 है जो आप अपने, जो हमने फैमिली लॉ में जहाँ 3-4 एक्ट मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इंक्लूड किए हैं, वहां पर आप ये लिख लेना सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3196। क्वेश्चन कहता है जो रेसो डेसिडेंडी का प्रिंसिपल है वो जनरली इंप्लाई करता है रीजन फॉर डिसीजन पर, सिर्फ रीजन फॉर डिसीजंस पर, कि डिसीजन के जो जो रीजन दिए गए हैं सिर्फ उस पर अप्लाई करता है, या फिर जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द केस अलोन, कि केस के अंदर जो जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं क्या सिर्फ उन पर अप्लाई करता है। बोथ 1 and 2, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रेशो डेसिडेंडी जब मैंने करवाया था जूरिस्प्रूडेंस में आपको, तब मैंने बताया था प्रिंसिपल्स भी जो केस के अंदर दिए गए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो रीजंस फॉर डिसीजन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से। तो जूरिस्प्रूडेंस में जो हमने स्टेयर डिसाइसिस रेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा के जो पॉइंट किए हैं हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर जूरिस्प्रूडेंस में, तो वहां पर ये पॉइंट मैंने इंक्लूड करवाया हुआ है, तो जाकर वो लेक्चर जरूर देखो। ठीक है, अगर आपको उनने वो लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3240। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। कन्वेंशंस दी गई हैं। बुडापेस्ट ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो मैं 2023 का जो दिसंबर वाला एग्जाम किया वहां पर भी करवा चुकी हूँ। 1977 की ये क्या है, हमारी बुडापेस्ट ट्रीटी है जो इसके बारे में बात करता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी हेग अग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये नहीं पता है कब की है भाई। उसके बाद वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है जिसको हम कर चुके हैं, ये हमारा 1996 की ट्रीटी है। आपको याद हो तो जो हमने ट्रीटीज की थी इसके अंदर ये इंक्लूड करवाई थी मैंने। और जो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये भी हम कर चुके हैं। सबसे पहली कन्वेंशन थी हमारी जो हमने डिस्कस की थी 1883 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा डी सबसे पहला ऑप्शन होगा, सबसे पुरानी यही है। ठीक है, तो ए पहला ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन कट गया, लास्ट में सी आएगा 1996 की। अच्छा, अब हमें देखनी है हेग अग्रीमेंट कब का है। वैसे तो मेरे पास ना ये काफी सारी ट्रीटीज है, ये लिखी पड़ी हैं, अगर आप चाहो तो मैं लिखवा सकती हूँ आपको। हेग ट्रीटी, एक सेकेंड, हेग ट्रीटी, सॉरी हेग अग्रीमेंट concerning the international registration। तो ये है हमारी भाई 6 नवंबर 1925 को अडॉप्ट की गई थी। 6 नवंबर 1925 को क्या हुई थी, अडॉप्ट की गई थी। तो डी के बाद हमारा बी आना चाहिए और फिर आएगा ए।
तो डी बी ए सी देखो कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये अपने जो नोट्स है आपके आईपीआर के, वहां पर आप जो कन्वेंशंस नहीं लिखी है हमने वो इंक्लूड कर लेना। ठीक है, ताकि आपका पॉइंट वहां से क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3253, जो हम बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉल इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसिस पार्लियामेंट लेजिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन से सर्कमस्टांसिस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए गए जो लॉज हैं उन पर, सॉरी, स्टेट लिस्ट में दिए गए जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो हमें वो देखना है कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं। एक सेकेंड। तो हमारा पहला दे रखा है, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय सच स्टेट। इसमें तो नहीं बना सकती, ये तो सीधा डायरेक्ट ही है, ये सबको पता होगा। इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर आपको याद हो, आर्टिकल 249 है जो हमारा, वहां डिस्कस किया गया है कि नेशनल इंटरेस्ट का अगर मैटर होता है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में हो तो आर्टिकल 250 इसके बारे में बात करता है। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 250 अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा गया कि अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट का ही रूल चलेगा ना जब स्टेट में इमरजेंसी चल रही है, फिर वो तो नॉर्मल सी बात है। बाय कंसेंट ऑफ स्टेट, ये भी अगर आप देखोगे आर्टिकल 252 है इससे रिलेटेड, उस पर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर स्टेट की कंसेंट के साथ। पांचवा पॉइंट है, फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट, आर्टिकल 253, ये भी ठीक है। तो सारे आर्टिकल की हेडिंग भी अगर आप देखोगे ना तो भी ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे, आर्टिकल की हेडिंग्स ही हैं ये अगर आप देखोगे। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी बी सी डी ई हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखो बी सी डी ई कहाँ है, ये तो बी सी डी है, ए सी डी, बी सी डी, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें आपको ध्यान से पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 265, 3265। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द एनजीटी एक्ट 2010, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी अप्लाइड बाय द एनजीटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर एंड डिसीजन। ये भी हमने हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है कि जब भी जो ट्राइब्यूनल है कोई भी ऑर्डर्स और डिसीजन पास करेगा तो कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो होंगे, और सेक्शन 20 के बारे में बात करता है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं होता है। तो देखो ए बी सी तीनों करेक्ट है हमारे, कहाँ आया ए बी सी, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, और हमने सेक्शन 20 डिस्कस भी किया है एनजीटी एक्ट जब हमने किया है, और मैंने बताया है कि तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं जब भी एनजीटी क्या है ये ऑर्डर्स या डिसीजन पास करता है। जो उम्मीद है कि आपने एनजीटी से रिलेटेड हमारा एक ही लेक्चर है वो ध्यान से देखा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 3195 नंबर का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि इन विच ईयर जो विपो ट्रीटी हुई है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज हैज बीन अडॉप्टेड। ये तो 2024 में अडॉप्ट हुई है ना, अभी हुई थी रिसेंट। अगर आपको याद हो वीपो GRATK ऐसे नाम से याद होगा आपको, तो ये वही है वीपो जेनेटिक रिसोर्सेज एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये वही ट्रीटी है, 2024 में अडॉप्ट हुई थी, आई थिंक मई में हुई थी, 24 मई के आसपास 2024, ये इसकी अडॉप्टिंग डेट है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और ये अभी 2024 का ही रिसेंट अपडेट है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं काम करती हूँ, मेरे पास ना आईपीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी ट्रीटीज़ की लिस्ट रखी हुई है जो काफ़ी अभी एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं, तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, उनके नोट्स बनवा देती हूँ ताकि आप उनको याद रख सको। ठीक है, मुझे एक सेकेंड दो।
चलो लिखो भाई, हमारी आईपीआर ट्रीटीज की लिस्ट लिखो आप। और ये जो लिस्ट मैं लिखवा रही हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक आओ दो आओ या आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आओ, यहां से बनेगा ही बनेगा। तो ये लिस्ट सारे बच्चे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, और 2-4 दिन बचे हैं, इसको रिवाइज कर लेना 15-20 बार दिन में, ठीक है, याद हो जाएगी। ठीक है, इतनी वो बात नहीं है तो थोड़ी बड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इन चीजों से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं होता है। लिस्ट ऑफ आईपीआर ट्रीटीज। आज कनेक्शन इतना बुरा है, बार बार कैमरा हट रहा है, बार बार लाइट आ रही जा रही है, क्या कर सकते हैं। हमारी पहली ट्रीटी लिखो, बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल मुझे तो ये भी डर है कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो जाए लाइट के आने जाने से। परफॉर्मेंसेस, ठीक है, पहली ट्रीटी ये है जिसकी डेट ऑफ अडॉप्शन है 24 जून 2012, और ये फोर्स में कब आई थी, इफेक्ट में आई थी ये 28 अप्रैल 2020। वैसे तो ऑलमोस्ट टाइम डेट ऑफ अडॉप्शन ही पूछी जाती है, बट कभी कभी दिमाग घूम जाए तो वो वही ये इफेक्ट में कब आई थी वो भी पूछ लेते हैं। दूसरी हमारी ट्रीटी है बर्न कन्वेंशन, हुई थी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कब हुई थी ये, फॉर द किस चीज के लिए हुई थी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, वैसे मैं लिखवा चुकी हूँ बट साथ में लिस्ट है तो मैं लिखवा रही हूँ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी, ताकि सारी ही एक जगह लिखवा दूं मैं, एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। और ये कब आई, 1886 में आई थी। ठीक है, ये हमारी सेकंड ट्रीटी है आईपीआर की। थर्ड की हम बात करें तो ब्रुसेल्स कन्वेंशन, रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम carrying signal transmitted by satellite। तो ये कब की है, 1974 की है। ठीक है, ये ट्रीटी। नेक्स्ट ट्रीटी की बात करें तो हमारा मैड्रिड अग्रीमेंट है, ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, और ट्रेडमार्क जो कब अडॉप्ट किया गया था, 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मार्कस वीआईपी ट्रीटी, द मार्कस वीआईपी ट्रीटी। अगर इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, पूरा नाम क्या है, मार्कस ट्रीटी, क्योंकि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इससे रिलेटेड, तो लिख ही लो भाई, पता नहीं कहाँ से टपक के आ जाए क्वेश्चन। मार्कस ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स for persons who are blind
विजुअली इम्पेयर्ड और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड। ठीक है, ये हमारी पूरी ट्रीटी का नाम है, जिसकी अडॉप्शन डेट क्या है, ये अडॉप्ट हुई थी 27 जून 2013 को। ठीक है, ये हमारी 5th ट्रीटी है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट ट्रीटी की, तो वो है नायरोबी ट्रीटी। ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल तो ये कब अडॉप्ट की गई थी, ये अडॉप्ट हुई थी 26 सितंबर 1981 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ट्रीटी है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो कब अडॉप्ट हुई थी 1883 में, जो अभी एक क्वेश्चन में पूछी भी गई थी। 8th है हमारी पेटेंट लॉ ट्रीटी। मेरे को लगता है लेक्चर बीच में बंद ही करना पड़ेगा। 2000 की ये ट्रीटी है, 2000 में अडॉप्ट हुई थी। 9th है हमारी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन of producers of phonograms against unauthorized duplication of their phonograms ये ट्रीटी है हमारी जो अडॉप्ट हुई थी 29 अक्टूबर 1971 को। ठीक है भाई, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल के लेक्चर में जो लिस्ट है वो बनवाऊंगी और आगे के क्वेश्चंस भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज लाइटिंग वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है और बाकी चीज़ें हम कल के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम अपने इसी टॉपिक को पहले कंटिन्यू करेंगे।